हेडफोन दो, हेडफोन कहाँ है? हेडफोन अभी किसी के पास था तो वहाँ रखा हुआ कैमरे में। हेडफोन लाओ अगर हमको दिखा रहा हूँ। ये हमारा माइक का
यहाँ पर इनका आगमन हो चुका है। बीबीडी ग्रुप परिवार की हमारी कुलवधू देवांशी दास जी, आप सभी लोग का आगमन यहाँ हो गया है। मैं एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग पीछे के स्थान खाली हैं उनसे स्थान ग्रहण कर लें। बस चंद मिनटों में ही हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एक ऐसे शख्स, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के, जिनका जीवन से लेकर अब तक का बड़ा साधारण और सामान्य जीवन जीकर समाज की सेवा करने वाले स्वतंत्र देव सिंह जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, निश्चित रूप से हम सारे लोग आज बीबीडी ग्रुप के संस्थापक और इस शहर के हर वर्ग के लोग माननीय डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी को अलग अलग तरह से सम्मान दिया करते थे। अलग अलग गरीबों की दुआएं और जिस तरीके से उनको लखनऊ शहर का प्यार मिला था वो अभूतपूर्व है और लखनऊ के इतिहास में दर्ज है। विराज दास जी, जो अपने पूज्य पिता के सभी संकल्पों को, सभी आदर्शों को, सभी आयामों को, उनके सभी जनकार्यों को, जनहित के कार्यों को निरंतर उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्रम में हर वर्ष उनके जो परंपरागत रूप से गर्मियों में प्याऊ लगवाना, जाड़ों में अलाव जलवाना, गरीबों को कंबल बंटवाना, गरीबों को वस्त्र वितरित कराना, भोजन करवाना और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी में विराज दास जी के निर्देशन में, नेतृत्व में पूरे शहर को सैनिटाइज कराने का काम विराज दास जी ने किया। विराज दास जी के नेतृत्व में कोरोना से प्रभावित पूरे परिवार को निःशुल्क दोनों समय का भोजन घर की देहरी तक पहुंचाने का काम और प्रबंधन विराज दास जी ने किया। ये एक ऐसी अभूतपूर्व कार्य विराज दास जी ने जो किया है वो इस कोरोना के इस महामारी के काल में ये लखनऊ के इतिहास में दर्ज है। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी, जिन्होंने कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर रात में 12, 1, 2 भी बजा हो वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, तो विश्वविद्यालय की सीढ़ियों को देखकर जो उन्हें सुकून मिलता था वो पूरे दिन की काम की थकान को मिटा देता था। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि बीबीडी ग्रुप की स्थापना हो रही थी, तो उसमें सबसे गणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हमारी बीबीडी ग्रुप के चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती अलका दास गुप्ता जी ने अपने पति का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर दिया और आज बीबीडी ग्रुप शिक्षण समूह की चेयरपर्सन के रूप में अपने पूज्य पति के, लखनऊ के अखिलेश दास जी के, उत्तर प्रदेश के अखिलेश दास जी के, भारत के अखिलेश दास जी के जिन आयामों और सोपानों को लेकर के आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और निरंतर सच्ची श्रद्धांजलि उनके परिवार से, उनके संस्था से, उनके समूह से मिल रही है, जो एक रोज हम लोग किसी न किसी रूप में सामाजिक, रचनात्मक जो भी कार्य डॉक्टर अखिलेश दास जी को पसंद थे उसको और आगे बढ़ाने का काम चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती अलका दास जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं इस जीवन में, कोई न कोई अपने परिवार के किसी न किसी चीज से बिछड़ता है। कोई भी फल किसी वृक्ष से जरूर अलग होता है, कोई भी फूल अपने तनों से जरूर अलग होता है और हम लोग भी किसी न किसी से अलग होते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप दूसरों के लिए बन जाए, जब आप समाज की जरूरत बन जाए, जब आप समाज को देने का हिस्सा बन जाए, जब आप गरीबों का पेट भरने वाला हिस्सा पालक बन जाए, जब आप लोगों को शिक्षा देने वाले बन जाए, जब आप लोगों को रोजगार देने वाले बन जाए, जब आप देश के अंदर हजारों हजार युवाओं को शिक्षित और संस्कारी युवा
का उत्पादन करने वाली संस्था बन जाए तो उससे बड़ी श्रद्धांजलि, उससे बड़ा व्यक्ति समाज में कोई नहीं होता है। युगों युगों तक जब तक का इतिहास है तब तक देश के समाज के परिवर्तन को करने वाले लोग विश्वविद्यालय ही रहे हैं। कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रसा हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जहां भी हो, वहां की सॉलिडरिटी, जर्मनी की सॉलिडरिटी ने ही पूरी दुनिया के अंदर बदलाव पैदा किया है। और उसी का एक हिस्सा विरासागर दास जी हैं, उसी का एक हिस्सा सोनाक्षी दास जी हैं जो इंग्लैंड से पढ़ी है, और उसी का हिस्सा हमारे इस परिवार की पुत्रवधू देवांशी जी है। तो आज सब मिलकर बाबू बनासी दास शिक्षण समूह, बाबू बनासी दास ग्रुप के सभी विभागों और संस्थाओं को मिलकर साथ जुड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। यही डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की प्रति श्रद्धांजलि है, यही विनम्रता है, यही उनका मूल स्वभाव था। जो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी का मूल स्वभाव है वही अब विरासागर दास जी का मूल स्वभाव है। जो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी का शैक्षणिक निरंतरता को आगे बढ़ाने का सपना था, वही आज श्रीमती अलका दास गुप्ता जी है, वही सोनाक्षी दास जी है, और वही भारत का जो कल है वो विश्वविद्यालय के अंदर तैयार हो रहा है। भारत में जो सेमिनार हो रहे हैं, जो वर्कशॉप हो रहे हैं, निरंतर अखबारों में आता रहता है, पेपरों में छपता रहता है, जिससे पूरा शहर और लखनऊ के लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम सब बीबीडीएन हैं, और बीबीडीएन होने पे गौरवान्वित होते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के प्रति निरंतरता की ओर चल रही है, रोज चल रही है, और रोज हम लोग कुछ न कुछ किसी न किसी कामों से जुड़े रहते हैं। लेकिन विश्राम कहीं नहीं है। पूरे मनुष्य में किसी भी मनुष्य को विश्राम नहीं करना चाहिए। जिसने जीवन में विश्राम कर लिया वो कभी भी आगे हो नहीं सकता। इस जिंदगी को जीने के लिए, इस जिंदगी को कुछ करने के लिए यदि आप अपने जीवन के बहुमूल्य जो भी जीवन का है समय, उस सारे समय को कुछ न कुछ करने के लिए और दूसरों के लिए करने के लिए संकल्प लेना ही डॉक्टर अखिलेश दास जी की उनकी ऐसी मंशा रहती थी, और वो ऐसा किया करते थे। और आज बीबीडी ग्रुप परिवार, बीबीडी ग्रुप, बीबीडी शिक्षण समूह, सभी संस्थान जो भी हैं, वहां सबसे पहला स्थान जो है वह गरीबों के लिए आरक्षित। बीबीडी परिवार का हर निर्णय फैसले में गरीबों का स्थान सुरक्षित रहता है कि गरीबों को क्या क्या सुविधाएं और गरीबों को क्या हम लोग दे सकते हैं, क्या उनके लिए कर सकते हैं। यही डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की अभिलाषा थी, जिसको विरासागर दास जी के निर्देशन में धीरे धीरे हर क्रम से आगे बढ़ रहा है और पूरा हो रहा है। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी, जिन्होंने इस शहर में एक ऐसा कीर्तिमान पैदा किया कि जब पूरे देश के अंदर भारत आरक्षण जैसी समस्या से जूझ रहा था, ऐसे में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को खोलना, शिक्षण संस्था को खोलना बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन डॉक्टर अखिलेश दास जी ने उस संकल्प को उठाया और बीबीडी शिक्षण समूह की स्थापना की। ऐसे में जब पूरा उत्तर प्रदेश बीबीडी की ओर देख रहा था और पूरे पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड से लेकर के बिहार तक के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, और उनको पढ़ाई से लेकर उनके हर सुविधाओं का ख्याल डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने जो किया है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है, और जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के जाते हैं उस बात को याद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के इस बीबीडी परिवार में परस्पर जो लोगों का सहयोग है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स न करते हुए जिसको जो जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर अखिलेश दास जी के, जो उनकी एक निर्देश रहता था कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये सारी परंपराएं आज बीबीडी परिवार में आगे बढ़ रही हैं और मजबूत हो रही हैं। यही संस्था और संगठन को मजबूती देती है। मैं आज सारे लोग, जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, निश्चित रूप से आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, मन भी भारी है।
लेकिन आगे बढ़ना और किसी महापुरुष के अधूरे काम को पूरा करना, वो उससे भी बड़ा काम होता है जो आप अपनी इच्छा को पूरी करने को छोड़ देते हैं। वो पुत्र उससे भी बड़ा महान होता है जो अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करता है। वैसे ही एक पुत्र डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपने पूज्य पिता बाबू बनासी दास जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी इच्छा को पूरी किया, जिनका सपना था कि एक शैक्षणिक संस्था, उच्च शिक्षा, जिसका देश में गरीबों को और सबको मिल सके, तो वो सपना डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने पूरा किया। और आज उनके न रहने पर उनकी धर्मपत्नी के रूप में, बीबीडी ग्रुप की अभिभावक के रूप में, बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती अलका दास गुप्ता जी के लिए एक कठिन समय था, लेकिन उन्होंने जिस चुनौती का सामना करके और एक कठिन समय को अपना साथ, अपने बच्चों का साथ और पूरे बीबीडी के 30,000 से ज्यादा बच्चों की ओर देखना और उनका ख्याल करना, ये एक अभूतपूर्व काम है। यही डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की विनम्र श्रद्धांजलि है, जो निरंतर हम लोग बीबीडी ग्रुप परिवार, श्रीमती अलका दास गुप्ता जी देती रहती है, उनका परिवार देता रहता है, बीबीडी ग्रुप परिवार देता रहता है। हम सभी लोग एक संकल्प के रूप में जब किसी महापुरुष को ले लेते हैं, जब हम लोग किसी संकल्प के रूप में किसी युग पुरुष को ले लेते हैं, तो हम अपने जीवन में उन कार्यों को कर लेते हैं जो एक किसी व्यक्ति को महान बनाने के लिए पर्याप्त होता है। हम सारे लोग पूरी तन्मयता के साथ बीबीडी ग्रुप परिवार से जुड़े हुए लोग, जो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं, बच्चे चले जाते हैं। अभी एम्प्लॉइज मीट हुआ था 31 मार्च को, बीबीडी स्थापना दिवस के दिन, फाउंडेशन डे के दिन, हजारों के संख्या में छात्र आए जो बीबीडी से पास आउट होके गए थे। यहाँ की मिट्टी को अपने सर माथों पे लगाते थे, प्रणाम करते थे, और गणेश जी का भव्य मंदिर बीबीडी के गेट पर, पूरे उत्तरी भारत में गणेश जी का अकेला मंदिर कहीं नहीं है जो बीबीडी परिवार के, बीबीडी परिषद के गेट के बाहर है। श्री गणेश जी का भव्य मंदिर, जिसकी निर्माण और स्थापना डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी और श्रीमती अलका दास गुप्ता जी ने किया था। साथ में बैठ के पूजन किया था, जोड़े में बैठ के पूजन किया था, एक साथ पूजन किया था, एक साथ किया था। लेकिन एक साथी श्रीमती अलका दास गुप्ता जी के पति के रूप में आज भी उनकी भावनाओं में, उनके विचारों में अपने साथ लेकर के जिस प्रकार से हम सब चल रहे हैं, ये भावनात्मक, रचनात्मक और अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ उन सब चीजों को भी एक प्रेरणा देने का काम करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संस्था और समूहों की जिम्मेदारी को निभाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जो परिवार की जिम्मेदारी को छोटा कर देता है समाज की जिम्मेदारी को निभाने वाले व्यक्ति के लिए। तो आज निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप में आत्मा अजर है, अमर है, निश्चित रूप से हम इस सिद्धांत के पालक हैं, मानते हैं। तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी बीबीडी के रज रज में कण कण में है। रज रज और कण कण में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की यादें और उनकी सूक्ष्मता का आभास न होता हो, उनकी खुशबू का आभास न होता हो, उनके चलने का आभास न होता हो। जब विराट सागर दास जी अपने बीबीडी ग्रुप परिषद की ओर निकलते हैं तो हम सबको ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर अखिलेश दास जी हमारे बीच के सामने से निरीक्षण करते हुए जा रहे हैं। निकलते थे, देखते थे कि कोई विश्वविद्यालय परिसर की रात में कोई लाइट तो बंद नहीं है, घूमते थे कि गर्ल्स हॉस्टल की तरफ सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं कि नहीं, घूमते थे कि ये घास ज्यादा बड़ी की हो गई है, मेस में खाना चेक करते थे, खुद खाना मंगा के खाते थे। और वैसा ही आदरणीय चेयरपर्सन महोदया भी करती है, मेस का खाना मंगा के खुद खाती। तो अपनों को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने बच्चों की तरह पूरे बीबीडी परिवार को देखना और सारे बच्चों को अपना समझने का काम डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी किया करते थे। और समझते ही नहीं थे, करते भी थे। उनके दरवाजे जो पहुंच गया, उनसे जो मिल गया, जिसने उनके चरण छू लिए, तो वो कभी कोई खाली हाथ नहीं गया।
डॉक्टर अखिलेश दास जी को मिल गया। बस मिलना उसका काम है, मिलना का काम उस व्यक्ति का और देने का काम डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी, और सहज और सुलभ। और आज वैसी ही महान परंपरा को बीबीडी ग्रुप परिवार की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, हमारे बीबीडी ग्रुप के युवा प्रेसिडेंट विलास सागर दास जी, सारे संकल्पों के पिता को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे बीबीडी ग्रुप परिवार का संचालन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह सब कुछ ही डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है और एक विनम्र श्रद्धांजलि है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और उनको सत नमन है कि हम उनके सारे कामों को, उनके आदर्शों को, उनके धर्म के, कर्म के सभी कार्यों को, बीबीडी का गणेश महोत्सव डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने स्थापना की गणेश महोत्सव की, और उस गणपति महोत्सव को निरंतर जारी, कोरोना के काल में जब प्रतिबंध था तब भी हमारी चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती अलका दास गुप्ता जी ने गणेश जी के मंदिर के नीचे छोटी मूर्ति लगाकर वैसा ही पूजन हुआ। डॉक्टर अखिलेश दास जी का स्थापना किया हुआ क्रम खंडित नहीं करने दिया श्रीमती अलका दास गुप्ता जी ने, निरंतर पूजा होती है। तो ये सारा आशीर्वाद गणेश जी का, बीबीडी परिवार का के ऊपर, बीबीडी एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रही है और बनी रहेगी। हमारे बीच में हमारे अभिभावक के रूप में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का आगमन हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय विलास सागर दास जी मुख्य द्वार पर उनके अगवानी के लिए उनको गेट पर माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी एक ऐसे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, बुंदेलखंड की धरती में जन्म लिए किसान परिवार के एक ऐसे बालक और युवा जिसके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रिय लोगों में से एक माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, सादगी भरा जीवन। आग्रह करूंगा कि मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री, जल शक्ति मंत्री, सिंचाई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय का बाबू बनारसी दास शिक्षण समूह के इस परिसर में उनका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से, बुंदेलखंड की धरती से, जिन्होंने समाज में छात्र जीवन से आगे बढ़ने का काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, काबीना मंत्री के रूप में स्थापित हैं। ये आज औपचारिक रूप से हम लोग उनका अभिनंदन तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल से नमन करते हैं हम सभी लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का। अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर अखिलेश दास जी की, गुप्ता जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुष्प चक्र लाइएगा। एनसीसी के जवान स्पॉट करके पुष्प चक्र लेकर आ रहे हैं, स्पॉट करके, जो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री, जल शक्ति मंत्री, सिंचाई मंत्री, बाढ़ नियंत्रण, अनेकों विभागों के मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की प्रतिमा पर। हाथ जोड़ करके डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के प्रतिमा पर विलास सागर दास जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, चेयरपर्सन बीबीडी ग्रुप, आर.के. अग्रवाल जी, अधिशासी निदेशक बीबीडी ग्रुप, बहुत ही भावपूर्ण और ऐसा
पुष्पांजलि अर्पित किया। अभी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, अनेकों विभाग आपके पास हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। आज डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं माननीय विधान सागर दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने 2 शब्द के लिए पुष्पांजलि अर्पित की। इन्होंने अपने 2 शब्द के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माननीय विधान सागर दास जी, अध्यक्ष बीबीडी ग्रुप। नमस्ते। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, चांसलर बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय अलका दास गुप्ता जी, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाबू बनारसी दास ग्रुप श्री आर.के. अग्रवाल जी, बीबीडी परिवार के सभी सदस्य, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और यहाँ पर उपस्थित सभी साथी और मीडिया के दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बीबीडी विश्वविद्यालय के संस्थापक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, लखनऊ के पूर्व मेयर और हम सबके चहेते मेरे पिताजी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की 5वीं पुण्यतिथि पर बीबीडी कैंपस में आयोजित इस समारोह के अवसर पर आप लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय मंत्री जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। आप बीबीडी परिवार के लिए हमेशा शुभचिंतक और संरक्षक की भूमिका निभाते रहे हैं। आपकी प्रेरणा एवं सहयोग से हमें डॉक्टर अखिलेश दास जी के सामाजिक एवं मानवीय मिशन को नए तेवर और कलेवर के साथ अधिक से अधिक जरूरतमंदों की सेवा करने का बल एवं प्रोत्साहन मिलता है। डॉक्टर अखिलेश दास जी ने राजनीतिक जीवन की ऊंचाइयां चढ़ते हुए शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण तो किया ही, साथ ही समाज के वंचितों के लिए भी हमेशा समर्पित रहे। लखनऊ वासियों की मदद के लिए उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी। गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना, गर्मी के दिनों में प्याऊ और कड़ाके की ठंड में अलाव, कंबल वितरण जैसी जन सेवाएं शुरू की। हर मुश्किल और जरूरत के समय अपने लखनऊ वासियों के साथ खड़ा रहना ही उनका जुनून था। इसी परंपरा को निभाते हुए कोरोना काल में बीबीडी परिवार ने लॉकडाउन में लखनऊ की अपनी जनता की हर संभव मदद की, तन मन धन का प्रयास करा। हमारा ये संकल्प है कि पूज्य डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के द्वारा शुरू किए गए शिक्षा, खेल और सेवा के कार्यों को न केवल ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाएगा। आज उनकी पुण्यतिथि के दिन हम लखनऊ वासियों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, फ्री मेडिकल चेकअप्स कर रहे हैं, लीगल एड कैंप कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर भंडारों एवं ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हम पिछले कई सालों से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहे हैं और आज हमने सेवा को बढ़ाते हुए कुछ नई एम्बुलेंस भी ऐड करी हैं और इसी तरह हर साल 12 अप्रैल को हम कुछ नई एम्बुलेंस उसमें ऐड करते रहेंगे। मेरा पिताजी का सपना था कि उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी और खेल के क्षेत्र में एक पावर हाउस बने और इसी सपने की ओर 1997 में उन्होंने बीबीडी ग्रुप की स्थापना की। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमारे संस्थानों में 20,000 से अधिक छात्र वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और 1 लाख से अधिक एलुमनाई पूरी दुनिया में भारत और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम बीबीडी परिवार के सदस्य इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहेंगे और मेरे पिताजी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के सपनों को साकार करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस प्रोग्राम को और भी यादगार बनाया। नमस्कार, जय हिंद। मैं आप उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऑडिटोरियम में आपका कार्यक्रम है, तो अभी तकनीकी रूप से आपका व्याख्यान वहीं पर होगा और वहीं पर भाषण देने के लिए आपके विधि सचिव महोदय ने बताया कि एक ही जगह आपका उद्बोधन हो, तो ऑडिटोरियम में हम चाहेंगे कि आपका वहां पर उद्बोधन हो। और वैसे आपकी 2 मिनट के लिए आप संबोधन, ये आप अध्यक्ष महोदय हैं। माननीय श्रीमती अलका दास जी, अपने विराज जी, आर के अग्रवाल सिंह, सोनाक्षी दास जी, वास्तव में सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए एक जो सपना कोई देखता है अपने आंखों के सामने, वह सपना आज मैं देख रहा हूं तो सपना साकार हो रहा है। आदरणीय अखिलेश दास जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, सामाजिक क्षेत्र में क्रांति, आज इस स्कूल से निकले हुए बेटी बेटियां, बच्चे, छात्र छात्राएं प्रत्येक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में भी यहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना नाम रोशन के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी रोशन कर रही हैं और इस परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसलिए क्षेत्र में काम करने वाले सभी बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वास्तव में अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण क्षण है, यदि आप कोई काम करते हैं तो काम राष्ट्र के लिए करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आज विराज सागर जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोरोना की जो बात रखे, वृक्षारोपण बात किए, जल संचयन की बात किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी काम जो हो रहे हैं, ये दिखाई देता है कि अपने लिए काम कर रहे हैं, नहीं, ये राष्ट्र के प्रगति के लिए काम होता है और राष्ट्र के सम्मान के लिए काम होता है। एक बालक भी इस स्कूल से निकलकर, एक बालक भी इस विद्यालय से निकलकर अब्दुल कलाम नरेंद्र मोदी बन जाता है, उसी दिन देश का और राष्ट्र को एक मजबूती के रास्ते पर ले जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्रों में लोग जीवन बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं। इसलिए आज अवसर पर आदरणीय अखिलेश दास जी के चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आप सब एकत्रित हुए, मैं हृदय से आप सबका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। अब आग्रह करूंगा कि माननीय विराज सागर दास जी से कि आदर पूर्वक स्टेडियम में जो अगला कार्यक्रम है उसके लिए माननीय मंत्री जी को के साथ वहां प्रस्थान करें अगले कार्यक्रम के लिए। विनम्रता पूर्वक आदरणीय श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, विराज सागर दास जी, ऑडिटोरियम की ओर सभी लोग प्रस्थान करेंगे। वहां पर अगला कार्यक्रम आयोजित है, आप सभी लोग जान ही रहे हैं। ऑडिटोरियम की ओर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑडिटोरियम की ओर अगले कार्यक्रम वर्कशॉप सेमिनार के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी लोग ऑडिटोरियम की ओर चलें। धन्यवाद।
हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू बिखेर जाती है। मैं इत्र सी महकूं ये तमन्ना नहीं मेरी, बन जाऊं ऐसी शख्सियत कि खुशबू आए किरदार से मेरे। नमस्कार, मैं अंबर। Namaskar, मैं Shank. We all have gathered here on the occasion of Akhil Jyot, organized in the loving memory of Dr. Akhilesh Das Gupta sir. I would like to invite all the dignitaries on the stage for the lighting of lamp ceremony. I would like to invite respected UP BJP President Swatantra Dev Singh sir. I would like to request Chairperson BBD Group, respected Alka Das ma'am, to please come up on the stage. I would like to request Vice President ma'am, Sonakshi ma'am, to please come up for the lighting of lamp. I would again like to request President BBD Group, Mr. Virat Sagar sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much sir. Thank you so much ma'am. मैं माननीय स्वतंत्र देव जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि डॉक्टर अखिलेश दास जी की तस्वीर पर वो माल्यार्पण करें। I would like to request Chairperson ma'am to please present a bouquet to respected Swatantra Dev Singh sir. I would like to request Dean Students Welfare, SMK Rizvi sir, to please present a bouquet to the Chairperson ma'am, respected Alka Das ma'am. Swatantra Dev Singh sir is an Indian politician and cabinet minister in the Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh, and former minister of his state with independent charge for the transport and protocol. मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय श्री स्वतंत्र देव जी से कि वो मंच पर आएं और दो शब्द कहें अखिल ज्योत के उपलक्ष्य में। आज हम अखिल ज्योत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ Sir, please. सर प्लीज। अपने चेयरमैन अलका दास जी, अपने विराज जी, अशोक गांगुली जी, गीता गांधी जी, डॉक्टर अरविंद मोहन जी, डॉक्टर राकेश चंद्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार, छात्र छात्राएं, प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री के नाते आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस पवित्र संस्थान के संस्थापक, अग्रणी समाजसेवी, लखनऊ के पूर्व मेयर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लखनऊ के समग्र विकास के लिए समर्पित अखिलेश दास जी ने निरंतर जनमानस की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। ये उनके विजन का ही परिणाम है कि आज बीबीडी ग्रुप
20,000 कितने बच्चों को विराज जी? 20,000 बच्चों को सफलतापूर्वक अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। आज डॉक्टर अखिलेश दास जी शानदार व्यक्तित्व का आज हम इस अवसर पर स्मरण करते हैं। उनके विचार आज भी जीवंत हैं। आज यहाँ पर नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए एक पैनल बनाया गया है, जिसका शुभारंभ हुआ है। मैं आशा करता हूं कि नई शिक्षा नीति जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर एक सकारात्मक चर्चा होगी। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, हमारे देश के सबसे सुंदर काल वैदिक काल से शिक्षा का वह प्रकाश माना गया है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास वहाँ के निवासियों के शिक्षा के अधिकार की उपलब्धता पर निर्भर करता है। साथियों, नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की नींव है और इस नींव पर बनी इमारत देश के भविष्य को उजाले की ओर ले जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अभियान है जिसमें सभी लोगों की सहभागिता रही है। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपनी बेड़ियों से बांध रखा था। माननीय मोदी जी ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस कार्य करते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था को वास्तविक रूप से आज़ाद कराया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने की दिशा में जो कार्यक्रम हुए हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने की ओर आत्मनिर्भर बनाने का सामर्थ्य है। पहले अच्छी पढ़ाई करने के लिए आम तौर पर लोग विदेश जाना चाहते थे, लेकिन अब अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से छात्र भारत आएंगे और इस विश्वस्तरीय शिक्षा उन्हें प्रदान करेंगे। आप सभी युवा साथियों के परिश्रम से हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनने में सफल हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश को और सशक्त करेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और अखिल ज्योत के उपलक्ष्य में जो सर के हमेशा विजन रहे हैं कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करना, उनके अपग्रेडेशन के लिए काम करना, एंड अखिल ज्योत के उपलक्ष्य में आज बहुत सारे इवेंट्स को, सोशल वर्क्स को प्लान किया गया है। We have a panel discussion on National Education Policy 2020 opportunities and challenges to be held in this auditorium after some time. Along with other activities like oral health and dental checkup camp in village Jugor. Along with a blood donation camp to be held at H Block BBD campus. Wall painting, canteen wall painting and tree painting in BBD campus in itself. Legal awareness camp is being organized in the Jigor village. Along with the digital awareness campaign is organized in village Jugor. Along with the grain distribution and clothes distribution campaign at various slums in Lucknow. Along with the main thing, the ambulance launching and tree plantation in BBD campus. And last but not the least, My Clean and Green Campus, a signature campaign to be held near the Ganesha temple. और आज डॉक्टर अखिलेश दास जी की 5वीं पुण्यतिथि पर हम उनको शत शत नमन करते हैं और इसी के साथ हम आप सब से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव एरियाज़ हैं फॉर द सोशल वर्क ड्यूटीज़ अलॉटेड टू यू, आप उसकी तरफ प्रोसीड करें। Let's proceed on with the Akhil Jyot. Thank you.
Thank you so much. We would like to invite respected Tanu Tandon ma'am on the podium. Thank you, Sean. A very good morning to everyone present here, the eager, enthralling audience who have been waiting for the panel discussion. We are about to start the panel discussion, but before that, I would like to give a brief glimpse into National Education Policy to 2020, so that when we proceed for the panel discussion with the panelists, we are somewhat ready with our questions and the queries in our mind. Learning is a lifelong process of adapting to change, and the most pressing task is to teach people how to change. And the change, it comes from true learning. So, the National Education Policy 2020, Opportunities and Challenges, this panel discussion has been envisaged with this to elaborate, to explore and contemplate the various guiding principles of national education policy, so that we know how to practically implement it and to know the various features of it. NEP has been envisaged with this vision that we have to transform the Bharat into an equitable, vibrant, knowledge society. The Global Education Development Agenda, reflected in Sustainable Development Goal 4 of 2030, which was adopted by India in 2015, seeks to ensure inclusive, equitable, quality education and promote lifelong learning. Now, if we look at the salient features of NEP, the most striking features which come across is that NEP wants to teach how to learn. So, NEP is ultimately focused on learning to learn. Prepare learners who know how to learn so that they are lifelong learners. In NEP, the government has decided, or NEP has been adopted, to make or transform the education system to a learning system which prepares the people or the students, individual citizens, for lifelong learning. It aims to address the many growing imperatives. It aims to bridge the gap between the current state of learning outcomes and the reforms required to bring highest quality, equity, and integrity into the system. To create an education system that is aligned with aspirational goals of 21st century. At the same time, the goals are anchored deeply into the Indian traditions and value system. So on one hand, we are aspiring for the artificial intelligence and coding, and at the same time, simultaneously, we are anchored into the building blocks of Indian education system. NEP is based on principle that education should have both foundational capacities of literacy and numeracy, and also higher order cognitive capabilities, such as critical thinking, problem solving, and creativity. So we are done with the rote learning. We are not promoting rote learning anymore. What NEP is focusing on, that along with the foundational literacy, we give the wings to the students to be creative, to think,
solve problems, use their logic, and then only we can aspire to be a lifelong learner. So then we can see that the policy is aiming at transforming the entire society in the times to come. So to quickly give a peek into few guiding principles of NEP 2020, it is broadly based on few points which I'll be dealing. First is reorganizing, identifying, fostering unique capabilities of each and every student. So we are done with the generalized principles. Here we are focusing on each and every student, considering that every individual is unique in their own way. And as a result, we are focusing on holistic development of the student. So it's not only about the cognitive part, it's also about the social, psychological, spiritual, and the entire well-being. Then, the next guiding principle is flexibility to choose the program, streams, or both, and which at the higher aim means flexibility to choose our life path. So we are not compartmentalizing the students into arts or science or commerce. NEP is giving you or giving the students to fly high and broaden their horizons so that they can choose their life path with the way we want, whether it's sports or arts or in combination with the academics. It is also based on guiding principle of fluidity. As I mentioned, there are no strict, rigid, compartmentalized divisions. There is fluidity in terms of various streams bringing together. There are no hard separation. So academic, vocation are now coming together. You cannot have a hard separate compartments. We can always mix them and come up with the true color of what we want, true color of personality of the student to come out, to stand out. One of the most prominent feature of NEP is multidisciplinary education. We are aiming at unity and integrity of various streams, so that's what we call as multidisciplinary. Developing creativity, critical thinking and problem solving, as I said, but also rooted into the ethics, values, and the spirit of service. Stressing on multilingualism. Now, NEP is very much focused on bringing the local languages into the picture, so that the students, they learn in their local language or mother tongue, preferably till 5th. It has been told till 8th, but till 5th, so that the foundational education is in their mother tongue. It is also centered on skill-based education. So NEP is not only focusing on the academic, strictly theoretical, but also vocational, giving the life skills and the skill-based education. It is directly, we are relating it to employability as well. Then, it is also a kind of major thrust into building a culture of inclusion. That means creating an inclusive society will start from the inclusive schools or the inclusions in schools and colleges. We in India, as we talk about multiculturalism, various cultures, diversity in terms of students, rural, urban, various cultures, languages, and also inclusion in terms of gender, caste, class, disability, all the continuum. We want to bring everything together and part of NEP. It is also committed to bring synergy into the curriculum and pedagogy and assessment. Now, we talked about integrity and the unity of knowledge. So when we talk about the pedagogy and the curriculum, the same synergy we want there, because we have to cater to the multiculturalism, multilingualism. So our pedagogy is supposed to be like that, which caters to the diverse needs of students. And assessment.
Assessment has a very important role, especially at the school level, where the NEP is focusing on preparing a holistic report card of the student, bringing into social, psychological, spiritual, personality, everything together. So now the assessment criteria for the student is no longer their marks in the exam, but also the social skills, their relationships, their psychological well-being, their participation into various events, and so forth. It is also focused on outstanding research as well, especially at the higher education level where we are sitting. The higher education, it relies basically on research to create more knowledge and contribute to the knowledge society. And NEP is focused on that as well. It aims to achieve the changes by revamping and restructuring the education system. Now, the question which arises is that how to implement all these changes which we have talked about, the revamp, the curriculum, the pedagogy, the creative thinking, how to let go of rote learning. So to begin with, at the school level, NEP proposes a 5+ हमें ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि कुछ ग्रामवासी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगी जितने भी गांववासी हमारे आसपास है वो आके हमारे प्रोग्राम में जुड़े। with equal emphasis on cultural, vocational, aesthetics, arts, and values. So it's not only about going through your maths or English or science, but it is equally about sitting in a program and listening, and also paying attention and participating later on when the panel discussion happens. That is also an art, to listen, imbibe, and participate, and that also calls for the kind of learning which we want to inculcate. So we are starting with the NEP part right away. So I expect the students to listen and participate in the panel discussion later on. It is also about developing the textbooks with the local content and catering to the multiculturalism. It is also about transformative assessment, how to assess the students. Do we assess them only on the basis of the marks or also on the
to highlight the unique point of every child and every student. Now, to quickly tell about the higher education, we have multidisciplinary universities and colleges and research oriented. So now, that was the glimpse of the national education policy. And now, since we have our esteemed panelists here, so we begin with that. Ishan, please take the baton. Thank you, ma'am. We would like to invite respected Ashok Ganguly sir on the stage. We would like to invite Dr. Geeta Gandhi ma'am. We would like to invite Dr. Rakesh Chandra sir on the stage. Along with, we would like to invite Professor Dr. Arvind Mohan sir. Dr. Ashok Ganguly, a UP cadre officer, worked from school level to district head, divisional level to state level, was a joint secretary to government of UP, additional state project director of Sarv Shiksha Abhiyan, UP, director SCERT, UP, and chairman CBSE from 2000 to 2008. And now we would like to introduce Dr. Geeta Gandhi ma'am. Professor Geeta holds the Chair of Education and International Development at the Institute of Education, University College of London. Prior to this, she worked at the Department of Economics, University of Oxford for 10 years. She has a BSc Honours in Economics from the London School of Economics and MSc and DPhil from the University of Oxford. Next, we have Dr. Rakesh Chandra, presently Dean Academics, Head Department of Philosophy and Director Cultural Activities, University of Lucknow. Earlier, Dean Students Welfare and Director Institute of Women Studies, worked on women and child issues in India and as well as in Nepal. Now, we would like to introduce Professor Dr. Arvind Mohan sir. He is a consultant, World Bank, various assignments he has done involving lendings to governments worth billions of dollars, consultant, UNDP, UNICEF, USAID, etc. And he was invited by American government through its ambassador as international visitor. I would like to invite on stage Ahmed Ali sir, respected Dean School of Basic Sciences, to please come up on the stage and please present a bouquet to respected Dr. Ashok sir. Can we have the bouquet, please? Now I would like to invite Dr. Reena Srivastav ma'am, Dean School of Computer Applications, to present the bouquet to Dr. Geeta ma'am. I would like to invite on stage respected V.K. Singh sir, Director BBD NIIT, to present the bouquet to Dr. Arvind Mohan sir. A huge round of applause, please. I would like to invite on stage Dr. Rajiv Gupta sir, Dean School of Pharmacy, BBD University, to please come up on the stage and present a bouquet to Dr. Rakesh Chandra sir. I would like to invite respected Vice President ma'am, Sonakshi ma'am, to please come up on the stage along with Divyanshi ma'am. I would request Reena ma'am, Dean School of Computer Applications, to please come up on the stage and present a bouquet to respected dignitaries. A huge round of applause, please, for the bouquet presentation.
We should have a big round of applause. So I'll hand over the podium to respected Tanu ma'am for the further proceedings. Thank you so much. Thank you. Thank you. I welcome again all the luminous dignitaries and the esteemed panelists again to the National Education Policy, Opportunities and Challenges, the panel discussion. We are indeed fortunate to have among us the revered academicians and the experts to speak on that. And without wasting the time, I've already given a brief glimpse of NEP to the audience, the eager ones, so that they are prepared for the questions to you. So I would like to first begin with Professor Chandra, and I request him to kindly show some light in retrospect about the background and the structure and how we began with this education policy. Sir. Sir, we would request you to please come on the podium, please. Sure. Good afternoon, and it's my pleasure and honor to be present on this very special day. And I especially congratulate Viraj and Mrs. Gupta on this very special day, that how they are commemorating the memory of their late father and husband. I pay my respects to the founder of this college. And as Dr. Tanu Tandon asked me, I have this task of trying to build up a little on the background and history of educational planning in India and how it comes to the present national policy of education. Too much of, can you have a little bit of, yeah. There are just a few things which I'd like to highlight and also share with you that as a university in Lucknow, what are the kinds of things that we have done in terms of the implementation of the national education policy in letter and spirit. Because we are talking about multidisciplinarity, we are talking about multiple entry and exit in the university, we are also talking about preparedness for future, we are talking about management systems like Slate, where you could have systems by which both attendance, achievement, classroom management of online and offline classes can be taken care of. All those systems we have tried to put in place in the university in the past very difficult 1.5 years. And we do see that the national education policy, as we look at the document, gives us an extremely exciting future-oriented as well as a present-oriented view about how to look at education in general, and especially at higher education. I just wanted to call your attention that, though we do talk about the ancient universities of India, Nalanda, Takshashila, Vikramshila, and the national education policy also reminds us about that. But we must remember that it is that a national policy for education, for the first time, if I'm not mistaken, comes into being only in 1813. And I want to quote a small piece from that, where it says that it shall be lawful for the Governor General in Council to direct that out of any surplus which remains from rents, revenues, and profits, after defraying the expenses of military, civil, and commercial establishment and paying the interest and debt, a sum of no less than 1 lakh rupees in each year shall be set apart and applied to the revival of improvement of literature, encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge and sciences among the inhabitants of British territories in India. And I was just sharing this with
Professor Ganguly, as he was saying, that is education a priority? And I'm saying that, I'm giving this quote only to say that, even at that time, when we were first planning, this was a priority, कि जब सारा खर्चा हो चुकेगा, रेंट रेवेन्यू से जो हमारे पास पैसा आ चुकेगा, हम अपने कर्जे के मियाद के पैसे वापस कर चुके होंगे, और तब हमारे पास जब 1 लाख रुपया बचा होगा, उस 1 लाख रुपए से हम सारी हिंदुस्तान की एजुकेशन को तस्लीम करने की कोशिश करेंगे. So we have to understand, reinforce, not moan, but work very hard that education becomes a priority for all of us. Because again, then I... यहाँ खड़े कुछ लोगों को लगता है जिनको सरकार से फायदा हो, परंतु देश समाज के वोट हमारी जिम्मेदारी है. वोट देकर देश को बनाने का योगदान. अरे तबाही भैया, जो लोग इलेक्शन में मदद किए थे उनसे मुझे देना है कि नहीं? उनको मिलेगा. देखो भैया, पैसे सब में बराबर बंटने चाहिए. रोड वोट बस दिखाने के लिए बनवा दो, हमको पैसे से मतलब है. इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. हाँ ठीक है, सबको पैसा उनको मिल जाए बस. तो भाइयों और बहनों, राजनीति से दूर रहना कोई समाधान नहीं है. आप सबने देखा सरकारी जैसे भ्रष्ट नेता चुनने का क्या परिणाम होता है. ये 5 साल तक अगर गलत तरीके से राज करते हैं. आप सब लोग ध्यान से सुने, हमारे देश का कोई विकास नहीं होने वाला. हमें सोच समझकर एक अच्छे नेता का चुनाव करना चाहिए ताकि वो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके. अगर आपको कोई भी नेता पसंद ना आ रहा हो तो आप नोटा का बटन दबाकर उन्हें अस्वीकार भी करें. अगर कोई नेता आपके साथ जोरजबरदस्ती कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है तो आप उन्हें थाने जाके या इलेक्शन कमीशन में जाके उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. तो जब भी चुनाव का दिन आए तो अपने अधिकारों का सही प्रयोग करें, वोट दें. आगे सर जाओ, ये लोग वापस जाएंगे.
बार 2022 में सिर्फ 60% लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आप सभी को इस विषय में जागरूक करना चाहते हैं कि वोट ना देकर आप अपने अधिकारों का उचित उपयोग नहीं करें। फोन से जा रहा है लाइव वो नेक्स्ट वहां पे जाओ वो सबको लाइव हम सब के बीच ग्राम निगरानी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री महबूब अली जी भी उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों से माननीय ग्राम निगरानी समिति अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। अब हम श्री राजेश वर्मा सर से अनुरोध करते हैं कि कृपया माननीय ग्राम निगरानी समिति अध्यक्ष महोदय का बुके से स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कृपया जोरदार तालियों से माननीय निगरानी समिति अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। माननीय महबूब अली जी से अनुरोध है कि कृपया 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित। हेलो, हमारे आज यहाँ सभा स्थल पर मौजूद मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्री राम मनोहर यादव जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और इस प्रोग्राम के आयोजक श्री राजेश वर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और जितने भी स्टूडेंट बीबीडी का से आए हुए हैं मैं सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए और हमारी ग्राम पंचायत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 12 तारीख को ये स्वर्गीय अखिलेश दास गुप्ता जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे यहाँ ये प्रोग्राम कराया। इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ हमारे प्रधान और ग्राम पंचायत के आभारी आप लोगों का और अपनी तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से मैं अखिलेश दास गुप्ता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो अभी हमारे बीच में जो हमारे नौजवान साथियों ने और बहनों ने जो नाटक प्रस्तुत किया है वो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह हमारे यहाँ प्रोग्राम करते रहें और मैं और ग्राम पंचायत की ओर से जितना भी सहयोग हो सकेगा हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महबूब अली जी। आपके सब हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अभी रुक जाओ अब हम अपने मुख्य समिति संयोजक जोरदार तालियों से मानिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई और बहनों। जोरदार तालियों से माननीय महबूब अली जी का स्वागत करें।
जाओ जाओ जाओ। अब हमारे कॉलेज की पंचम वर्ष की छात्रा श्रेयसी शुक्ला, जिन्होंने स्वयं जागो वोटर जागो नामक कविता लिखी है, वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। सर पीठ मिल रही है नहीं? जागो वोटर्स जागो, सही गलत की सर डिजिटल सत्ता भी तो है, यहाँ बुलंद है, लासमझ होकर वोट ना लगाओ, 15 से 20 कदम का नहीं रहेगा सच्चा हो, उसमें ही जो ना इधर का ना उधर का, जो ना इधर का ना उधर। ठीक है, आप हटाइए, मैं फिर यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन सर सुनिए, सुजीत सर, यहाँ पे और अच्छी बातें लिखी गई हैं। पहला, गुड thoughtful well-rounded individual का development, that is the main purpose. Second, you will study in one or more specialized area, in-depth study, and the second thing is develop a character, ethical and constitutional values. So the ideas of anti-communalism, secularism, etc., are all extremely important. Intellectual curiosity, scientific temper, creativity, and very, very importantly, spirit of service. I must congratulate your college once again, and I clap at that today also you decide to do a lot of social service. I come from the background of philosophy, and everybody has particularly this view about Indian philosophy, that Indian philosophy is somehow life-denying, it turns away from reality. But you look at Vivekanand, and he says, इस समय ये कहना कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संसार माया है, संसार का अंतिम तत्व कुछ और है, ये सारी बातें कहना न केवल irrelevant है बल्कि पाप है. As long as India has ill health and lack of education, the only moral principle that we need to work on is service, service, service. Seva. And that, I think, is, again, very well emphasized in the very directives of the policy as it has come to. जो चाह रहे हैं वो ये है, जिन्होंने इन्होंने 10 चीजें कहीं. पहले, vibrant, socially engaged, cooperative community, happier, cohesive. इधर भी बैठे हैं, इनको हाँ मैम, एक बार सुजीत सर को कॉल करें. हेलो सर, मैं यहाँ पे डिजिटल वाले पे पहुँच गई हूँ. मैं आपको फीड देना शुरू करूँ? मतलब फीड तो जा ही रही होगी, ठीक है? व्हाट्सएप पे क्या करना है? हाँ ठीक है. आप लोग भी बेटा हम लोग फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं.
that should be added to that. और साइड वो डेंटल है ये दोनों मैम इधर ही करा हम लोग सभी मुझे बोला यहाँ पे भी बैठी है इसको मतलब ये दोनों पहले में बताइए अरे ये मैंने कर दिया मैम प्रियंका मैम बैनर पे आ जाइए सर मेरा लाइव में ऑर्डर कर दिया पर आपका आगे था मत है ना फोन में आप अपने नंबर में ऐड कर दिया अब हां मेरा ये सारे बैंक होगा इंडियन बैंक ठीक है इंडियन आप लोगों को आना है स्क्रीन में और साउंड नंबर आ आप लोग भी आगे समझाइए फिर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दो जब बैंक अकाउंट ऐड कर दो गूगल पे सेटअप स्कैन एनी क्यूआर जैसे आप सब्जी लेने चले गए आप किराने की दुकान जाते हो वहां पे गुड भैया आप भैया आगे भी समझा देते जिसको आपको पे करना होता है उसका नाम आता है ये गूगल पे भैया आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं भैया आई कॉन्टैक्ट बस आप पे कॉन्टैक्ट उनका नाम चाहिए लेकिन यहाँ पे ये है कि जिनका आप जिनका पेमेंट करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर्ड जैसे आप गूगल पे पर रजिस्टर्ड हो इस नंबर से वैसे जिनको आप पैसे दे रहे हो वो भी गूगल पे में उसी नंबर से क्या होने चाहिए रजिस्टर्ड होने चाहिए जो नंबर आपके अकाउंट में जो आपके पास फी दे समझ आया हमने समझा ये करना और आधे दाम पे जो देते हैं उसका दवाई है क्राउड को शिफ्ट करो सामने एक्टिविटी है जी एक्टिविटी कोई है यहाँ पे सर डिजिटल अवेयरनेस हम लोग का अच्छी है पकड़ किसी को समझाइए
IRCTC की सेवा पता है आपको इसमें क्या होता है कि इसमें सारे तरीके के जितने भी तरीके के स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे इंटरनेट हर तरीके के डॉक्टर है, लॉ है, सॉरी मेडिकल उतना दूर आ जाते हैं अच्छा लगता है वो आप पैसा बचा और ऑनलाइन टिकट सबको होगा ऑफलाइन ऐप आईआरसीटीसी हमारे यूजर नेम है जैसे आप आईडी बनाते हो ना वहां भी सिंगल आईडी बनता है आपका नाम लिखिएगा और आपका मोबाइल नंबर भी पासवर्ड ये क्या बात ये फीड लाइव है। मैम हम लाइव करते हैं मैम लाइट ऑपोजिट आ रही है आपका फीडर अच्छा बना है in this you don't get all these things entered there right okay yes
एक सामने से ले लो दाएं वहाँ से लो सामने पूरा नहीं एक सामने खड़े रहिए आप लाइट जोर वाली नहीं है इनमें जल्दी पकड़ो फोन पकड़ो कोई हैंडल कर लो यार पकड़ो मैम बताओ लाइव में कहाँ से दिखा रही है ये जानती हो सही जा रही है
नहीं, मैं नहीं करती। कैमरा पे कौन है? कैमरा पे कौन है? किशन को बोलो वहां पे पहुंचने के लिए। परास, किसी एक व्यक्ति का डेटा स्पीड चेक करो और वापस आओ। किसी एक का फोन से स्पीड टेस्ट करो जिसका अच्छा स्पीड। हाँ, ये सेंचुरी, द 21st सेंचुरी, ये एशिया की सेंचुरी है, ये हिंदुस्तान की सेंचुरी है। आने वाले समय में आप देखेंगे धीरे धीरे ऑलरेडी एक टेक्टोनिक शिफ्ट हमें दिख रहा है एशिया की तरफ, हिंदुस्तान और चाइना इन पर्टिकुलर। चाइना में हम कुछ समय से डिक्लाइन दिख रहे हैं। अगर हिंदुस्तान अपने स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को एड्रेस कर पाता है तो हम इस संभावना को, इस पोटेंशियल को एक रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव टू प्ले एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल रोल। सिटिंग इन योर इंस्टीट्यूशन टुडे, शायद हमें यह भी समझना जरूरी होगा कि ये इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए। जहां तक इस एजुकेशन पॉलिसी को जब मैं इस पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूं, इस एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें की। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल सिस्टम को 3+3+3+4 5+3+3+4 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मीनिंग पहले 5 साल आपकी जो फंक्शनल एजुकेशन है, जिसको आप न्यूमरेसी या बेसिक ABCD का खगा, ये जो बेसिक लर्निंग है, हम पहले 3 साल उस पर फोकस कर रहे हैं और उसके बाद 2 साल कुछ सब्सटैंटिव चीजें लाने की कोशिश करें। दिस फर्स्ट 5 year. Next 3 years, our focus is in introducing more substantive, more abstract things to the students. And then we are focusing particularly from 9 to 12th, हम primarily focus कर रहे हैं जिसको आप true learning outcome के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी चीज जो इस एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस करने की कोशिश की है कि ग्रेजुअली हमें सॉर्टिंग करनी होगी। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ वोकेशनल एजुकेशन सीखना चाहिए और शायद हमें किसी स्टेज पर इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हर स्टूडेंट को हायर एजुकेशन जिस फॉर्म में हम आज जानते हैं, क्या वहां जाने की जरूरत है या वोकेशनल एजुकेशन को हम फर्दर स्ट्रेंथन कर पाएंगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दिस कंट्री नीड्स टू एड्रेस। क्या इस देश को हर साल लाखों जोग्राफर्स की जरूरत है? क्या इस देश को हर साल लाखों करोड़ों हिस्टोरियंस की जरूरत है? एंड सो ऑन। मे बी द आंसर इज नो। तो हमारी जो एजुकेशन है, क्या ये नीड के साथ कैसे अलाइन होगी? और जब हम स्टेट टास्क फोर्स में भी बैठते थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हुई, एक ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया जिसमें बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन अगर आप करना चाहते हैं, आपसे मतलब है यू एंड एनीबडी इन दिस कंट्री, एनीबडी इन दिस स्टेट, उस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं जिससे आप अपनी एजुकेशन के लेवल को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नाउ दीज आर सम अपॉर्चुनिटीज दैट वी नीड टू लुक एट। जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन से शायद आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर हम एक 4 year का ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या 3 साल से 4 साल करने में कितना फर्क आएगा? स्टिल थिंकिंग ऑन दैट, क्या ये वाकई ट्रांसफॉर्म होगा इसके दौरान?
तब तक ना तो आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना इस प्रदेश और ना इस देश में जो आपका पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट करने का, वो शायद संभव नहीं है। और जिस तरीके की न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, एक क्रिटिकल लिंकेज लोअर लेवल एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन के बीच एक लिंकेज होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रोसेस होगा। और ये क्लियर आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में इसके अंदर की हाँ यहाँ की चल रही है, शुरुआत की स्किप हो गई थी क्योंकि वो फिर इधर इनका वो बीच में गड़बड़ हो गया था ना। फॉर एग्जांपल बीबीडी जो यहाँ पे एनईपी चल रहा है ना, ये पूरी रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेकिन राकेश चंद्रा की जगह थोड़ा सा वो स्किप हुआ था, वो तो हो ही रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे विराज सर को नहीं बोलना था क्या ऑडिटोरियम में आज? और ग्लोबल लेवल पर क्या लिंकेजेस अगर हम यहाँ लाएंगे तो कैंसिल का, अब हम तो यहाँ पे उनकी रिकॉर्ड स्पीच रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। नहीं, वहाँ हुई टुकड़ों में हुई होगी, फिर वहाँ की तो हम स्पीच, वहाँ पे तो स्पीच थी नहीं, वहाँ तो मार्यार्पण था। तो पता है हमें प्रोग्राम पूरा बदल गया, पता ही नहीं चला। Between the partnership between the higher education and school education, so that वहाँ तो स्पीच का we हमको can भी नहीं पता prepare कि the वहीं स्पीच हो students जाएगी, for वरना हम वहाँ पे the मेन vocational कैमरा वहीं education लगवाते। and the lifelong learning, as well as to prepare them from employability. So with that, I would like to request Dr. Geeta Gandhi to throw some light on ठीक है, the अब school सुनीता and गांधी how बोलने जा रही है, हम उन as पे it स्विच is कर रहे हैं, ठीक to है? take on. Ma'am, if you want, you can sit also and speak. Wish. Over to you. अरे यार सुनीता बोलो, कैमरा फ्रीज करे जाके आगे से। Thank you for the opportunity to share my thoughts here at this forum. I presume that most of the people here in the audience are students of B.Ed and also students of other disciplines, no doubt, who might at some point after their education is finished want to take part in the education sector, even if they're not doing B.Ed courses. So bright young people, the hope of our country, listening to a discussion about the new education policy. The two distinguished speakers who spoke just before me they raised really important issues on two or several different aspects, in fact, of new education policy, national education policy, NEP. Now, what is the problem? Why are we discussing the NEP? Why is it so significant? Why has this topic been chosen? Friends, a lot is hoped for from education. You are here to gain an education. So many hopes are pinned on what education shall help us to achieve, both you as an individual human being and the country as a whole. But we know that education as it is constituted at the moment is not delivering what is hoped for. How do we know that? We know, as Professor Arvind Mohan said, industry is crying out for skills. People have got BTech degrees, but there is this huge chasm, this huge gap between the skill that is produced, which is not really reflected in that diploma, in that qualification, in that piece of paper. And what industry needs is not that paper, but needs the skills. So that's one description of the problem. Another description of the problem is
when we look at the, if you like, how do we test whether something is working or not? So in the school education sector, one of the parameters, one of the anvils on which we can judge whether the school education sector is delivering the goods or not that are hoped for from it, is to look at learning outcomes of children. So one thing is our own ASER, ASER, or Annual Status of Education Report. When it started coming out annually, it was done by an NGO, Pratham, India's largest educational NGO. When it came out with its ASER report in the year 2006, again in 2007, again in 2008, 2009, 10, and so forth, what was the reaction of our establishment, the educational establishment? Was to be dismissive of the fact that this report was showing alarmingly low levels of learning, literacy skills, numeracy skills. So the establishment was in denial that there is a fundamental, basic, absolutely big problem in the school education sector. And they dismissed it, oh, it's just a small NGO using an informal methodology, you know, and so we can't really trust it. In other words, learning achievement is okay, don't worry. Then India decided to take part in the PISA test, the International PISA test, which is a test of learning achievement levels in, again, the same two areas, literacy and numeracy, for 15-year-old children. 74 countries took part in this annual test, which is done by PISA. India agreed to take part in it for the first time in the year 2011. And unfortunately, that also confirmed that there was a learning crisis in the country. India's position in the PISA test was 74th out of 74 countries that took the test in one subject, and 73rd out of 74 countries in another subject. So another confirmation, unfortunately, that all was not right in our school education sector. And then this denial began to gradually, very gradually dismantle. And then we said, well, the reason why our children didn't do well in the international PISA test, even though we put our best two states forward, Himachal Pradesh and Tamil Nadu, the reason, the explanation that was given for why our children hadn't done well was that we don't teach our children in this way, in the way in which they are testing. We teach them maths in a more theoretical way, whereas this test is testing children, you know, as to whether they can problem solve in maths. They can apply their knowledge in maths. Here's the problem. We are developing theoretical skills. We're not helping children to understand it enough so that they can apply that knowledge.
पीछे बैठो, यहाँ आके किताबी ज्ञान देखिए, और ये बात जब तक ये किताबी है, जब तक ये जिस दिन ये लोगों की सोच अगर समाज में उतरेगी, ये एक आजाद होगी, और तब उनके समझदार माइंड में एक आजाद होगा, जहाँ हम किसी छोटी सोच में न सकते होंगे, जहाँ हमें अपने लिए जीने की आजादी होगी, अपने लिए कुछ करने की आजादी होगी, और तब उनके समझदार माइंडों में एक आजाद होगा, और यही उनका समाज बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए सुंदर प्रस्तुति के लिए। National education policy, as an analyst of the education sector, I can tell you what I think about it, and my own feeling about it is that it's an excellent policy. It really is. I'm not saying that I endorse every single aspect of it, but by and large, it's an absolutely excellent policy. And a huge amount of forward-looking thinking has been done in this policy. You see, it is not just about pedagogic reforms. Obviously, it has fantastic suggestions for how we should, based on research that shows internationally, research that shows that, children's brains are extremely absorptive when they're very young. Therefore, let's catch them young. Let's give strong foundational literacy and numeracy. So it's got this very important concept in it of foundational literacy and numeracy, giving emphasis to early years education, saying that we're going to have a pattern of 5 years of foundational learning from age 3 to age 7, 3, 4, 5, 6, 7. So that's an important emphasis. And, it has curriculum reform. That means the curriculum should not be theoretical and just something that's in the textbook. It should be enriched so that it's more experiential. It is more integrated learning of different types. It is, based on more, field experience and generally more application-based education rather than just theoretical and dry education. So curriculum-wise, it's got lots of excellent ideas. Assessments. Massive new reform is proposed in the assessments. For example, instead of having assessment, summative assessment, at the end of the year, there's an exam. The national education policy says that there should be more formative assessment. That means as you're going along, as learning is proceeding day to day, there should be formative feedback to the children. It talks about flexibility. So if, instead of saying that, okay, you're a humanities student or a commerce side student or a science side student, it should be possible for children to take, subjects from across the boundaries that have existed so far. Children should be able to take the exam, not just at one time. If they feel that they're ready to take the exam, 4 months later, 6 months later, 9 months later, it should be possible for them to take the exam. So a lot of flexibility it proposes in the assessment system. Meritocratic progress for teachers, instead of it being the case that progression, and this is a really important process reform, instead of it being the case that, teachers, university lecturers, each year of seniority, their pay increases or their seniority, and the head of department is the person who's the most experienced. मैम आइए अपनी टीम के साथ। हाँ, सार्थक को फोन कीजिए कि लाइव फीड हम दे रहे हैं, लाइव उठाना है क्या, बाइट जो है अपने डिजिटल वालों का और डेंटल वालों का बाइट जा रहा है। सुनिए उधर भी है सर, सार्थक सुजीत सर है क्या?
तरीके का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि हमारी बीबीडी यूनिवर्सिटी द्वारा सपोर्ट किया जाता है। हम यहाँ टाइम टू टाइम आते हैं यहाँ के लोगों को जागरूक करवाने, और इस टाइम हमें डिजिटल अवेयरनेस सेल यहाँ पर हम लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटाइजेशन पर जोर दिया हुआ है कि लोग सेल्फ अवेयरनेस अपनी हेल्प करें, आत्मनिर्भर बने। तो फोन के थ्रू, सिंपल एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, दुनिया के बारे में जानने में, बैंक से पैसा निकालने और डालने के बारे में, चीज़ों के बारे में, दवाइयों के बारे में, हर वो चीज़ जो आपके पास डिजिटली अवेलेबल है और आपको आसानी से जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं, हम उसके बारे में लोगों को जागरूक करने आए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक तो यहाँ पे कुछ जो गाँव वाले आए थे उनको हम लोग ने डिजिटल अवेयरनेस दी, उनको हमने कई ऐप्स के बारे में बताया, लाइक हमने उन्हें गूगल पे समझाया, फोन पे समझाया, IRCTC के ऐप के बारे में समझाया कि बुकिंग कैसे होती है, एंड गूगल पे से हम कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सब हमने दी। यहाँ पे हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने भी घर घर जाके गाँव वालों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, गूगल पे, फोन पे, IRCTC के बारे में और पेटीएम के बारे में, सारी चीज़ें गाँव वालों को इन सारे ऐप्स के बारे में जागरूक कराया हमारे बच्चों ने और हम सभी फैकल्टी मेंबर्स। जैसा कि मैडम ने बताया, और हम लोग ने ऑलरेडी पूरा डिजिटल विलेज कैंप जो चलाया है, ये माननीय स्मृति ने या और गाँव में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस गाँव में हमने जगह जगह पे कॉमन पब्लिक है, कॉमन जिनको की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर वो अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी। तो कुछ पे गूगल पे सबके बारे में बताया गया। अगर जैसे आपका टिकट है, डे बाई डे रेलवे स्टेशन के टिकट का काम होने लगा, तो लोगों ने IRCTC के थ्रू ये काम बताया। कृषि दर्शन हम लोगों ने बताया, 1mg.com इसके द्वारा किस तरह फार्मास्यूटिकल के बारे में दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स के बारे में बताया जिसमें आप मार्केट में जाने के बजाय घर पे बैठकर ही वो सारे काम आप कर सकते हैं। इसी एक जगह जगह आजकल वो आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे भी लोग बहुत रहते हैं, लेकिन जो डिजिटल सोशल मीडिया है वो हमारे काफी लोग यहाँ पे आए, लोगों ने जानकारी दी है, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अच्छा अवसर प्रदान किया गया। बाबू साहब से हम लोग यहाँ पे डिजिटल अवेयरनेस कैंप के तहत आए हुए हैं BBD यूनिवर्सिटी से, और काफ़ी सारी टीम्स हैं जिसमें हम लोग सब यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे वो IRCTC हो, चाहे वो गूगल पे यूज़ करना हो, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन आज सबके पास है और भारत एक बहुत ही टेक्निकली एडवांस कंट्री बन चुका है। तो जैसा प्राइम मिनिस्टर जी की पहल है डिजिटल इंडिया, उसी के तहत अवेयरनेस कैंप मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे छात्र ने चलाया हुआ है। हमने अभी तक काफ़ी गाँव वालों को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो एल्डरली हो, इवन बच्चों को भी हमने ये सब सिखाया कि कैसे वो गूगल में नॉलेज गेन कर सकते हैं, कैसे वो दूसरी ऐप्स का यूज़ करके अपने रेलवे के टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपने लिए किसी विषम परिस्थिति में अपने लिए दवाई भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन, जो ये सारी ऐप्स हैं। तो यही सारी बातों पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे गाँव वाले आए हैं जिनके हम लोग, और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, दूसरी टीम मेंबर्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री अवेयरनेस उसके अंतर्गत, और हमारा जो मेन मोटिव है वो लोगों को अवेयर करना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे फ्री ऐप्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐप है सेवा मित्र ऐप। सेवा मित्र ऐप से जुड़ के आप अपने आप को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा ऐप है कुटुंब ऐप। ये स्पेसिफिकली बात करता है योगा के बारे में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर से, और इससे आप जुड़ के अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसके
अलावा हमारे बच्चों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐप के बारे में बात किया है, जैसे कृषि नेटवर्क, एग्री मीडिया, कृषि पाइप, ग्रामोफोन, एजुकेशनल ऐप और उमंग। तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप अवेलेबल हैं और सारे बच्चे ग्रामवासियों से मिलके बहुत सारा कुछ डिस्क्राइब, बहुत उन्हें एक्सप्लेन करके आए हैं और उनको समझा के आए हैं। ये सारे ऐप कैसे उनके लिए बहुत ही फिजिकल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सुविधाजनक है और इनके साथ वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। गूगल पे आपने आपका फोन होगा स्मार्टफोन आपने देखा होगा, उसमें गूगल पे होता है, उससे आप क्या करते हैं, जो भी आपका लेन देन होता है पैसे का, वो आप मोबाइल से कर सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन इस तरह के आपको दिखेगा, तो आप गूगल पे डिपॉजिट करेंगे, तो फिर ये दिखेगा कि हम पेमेंट करेंगे, फिर ये देखिए ऐसा Providers was BSNL, government operator of telecoms and internet facilities, right? And they decided that there needs to be an independent regulatory body for the telecom sector. And they established TRAI, Telecoms Regulatory Authority of India. So we do have a precedent that we are capable of establishing an independent body that will truly have regulatory neutrality that can look at both the private and the public sector on an equal footing. So we have been able to do it, and other countries have been able to do it. Look at Ofsted in the UK, the school education system, the monitoring of it, the inspection of it is done by a completely independent agency called Office for Standards in Education. And there are many other examples of countries and governments being able to establish bodies that are, to which they cede their power. The problem here is that if they are to, establish an independent agency that is truly autonomous, then they lose their power, right, over certain ways in which things are done. And they don't want to lose that power. And yet, it is the recommendation of the National Education Policy that it should be independent and autonomous. So it's a choice before us. Yet again, do we continue to do that, the same kind of ways in which we have behaved for 75 years. And then one last point is that when the reality of the country is, of the school education sector, the university education sector, is that there are a massive number of private players. A high proportion of the child population or the student population at universities is attending private thing. How is it that private sector universities, private sector schools do not have a position, a place at the table of policy dialogue? I think it would be helpful to harness their voices as well. So I think these are some of the points that are the pluses and the minuses. Thank you so much. Thank you, ma'am. That was elaborate, and it came from the practical experience and raised a lot of questions. तब भी आप जो है कोशिश कर रहे हैं उसको समझने के लिए. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, अंत में बोलना बहुत अच्छा रहता है. आई एम द लास्ट वन. मैं देख रहा हूं कि हाफ ऑफ द आपका ये जो है खाली हो चुका है. तो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे वो तो चले गए. तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि नाउ आई विल बी एड्रेसिंग ओनली टू द सीरियस स्टूडेंट्स. दैट्स माय सेंस. तीसरी बात यह है कि आपने इसके पहले दो प्रोफेसर को सुना, लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर से.
आपने जो है अभी एक बहुत डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स का सुना, मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूं, आई एम ए ब्यूरोक्रेट। और दूसरी चीज है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स, तो मैं तो नेल को वहीं पर ही ठोकूंगा जहां पर आवश्यकता है। सो इतनी लॉन्ग सुनने के बाद हमें एक मैसेज बहुत क्लियर मिल चुका है कि आई नीड टू बी ब्रीफ, जो मैं होऊंगा। यो तनु ने जो हमसे कह रखा था 10 मिनट से ज्यादा बोलिएगा नहीं, एंड आई नीड टू बी स्वीट ऑल्सो, तो दोनों को मैं ध्यान में अवश्य रखूंगा। एक क्वेश्चन जो हमारे पूर्व वक्ता ने उठाया था कि डू वी नीड ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी हमारे पास 68 की पॉलिसी है, वी हैव ए 1986 पॉलिसी। क्या हम एक नया प्लान ऑफ एक्शंस करके, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना के हम काम नहीं चला सकते थे? दैट्स द मेन थिंग। समय की कमी को देखते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आई विल नॉट गो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो आपकी आवश्यकता है उसी पर मैं उसको बात करने की कोशिश करूंगा। बट वन थिंग आई मस्ट टेल दैट फ्रॉम न्यू पेडागोजिकल फ्रेमवर्क जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने दिया है, 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, पहले आपका 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग था, टू अबाउट 4 ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड 1 ईयर्स ऑफ मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रखा है, 20 साल की। तो न्यू पेडागोजिकल फ्रेमवर्क टू रीडिजाइनिंग द क्लासरूम प्रैक्टिसेस, ये नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक चीज दिया है कि हाँ, आवर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज नीड टू कम आउट from the comfort zones of 3R. Comfort zones of 3R. Repetitiveness, restrictiveness, and the regulative. So that our students जो यहाँ बैठे हैं, they can be successful and grab the most of the opportunities which the globalized world is giving to you. तो एनईपी ने एक चीज को तो स्पष्ट किया है कि हम जो हमारे एक जो स्कूल एजुकेशन में एक इनर्शिया आ गई थी, जड़त्व आ गया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक हम जा नहीं पा रहे थे, उसको उन्होंने हिला दिया। एंड आवर नाउ इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम नाउ एमिंग फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थ्रू लोकल पाथ्स। ये एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण इसमें है। और हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि टुडे यू आर लिविंग इन ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। भाई, आई बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, आप तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बिलोंग करते हो। देयर इज एक्सीलरेटेड पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देयर इज रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इन द फील्ड ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री 4.0 हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हुई है। की बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं। एंड आवर दिस जनरेशन, वी कॉल देम जनरेशन जेड, दे नीड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 5.0। हमारे सामने इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो नेचुरली द वे वी हैव बीन टॉट, एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड, द सेम थिंग कैन नॉट बी रिपीटेड इन 21st सेंचुरी। एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड। आप 21, जैसे मैंने कहा 21वीं शताब्दी के आप बच्चे हैं, जनरेशन जेड है, मैं जेन एक्स को बिलोंग करता हूं, मैं 20th सेंचुरी का माइंडसेट हूं। स्टिल आई एम एड्रेसिंग टू द पीपल हु आर मच मोर नॉलेजेबल, मच मोर टैलेंटेड देन मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि आई हैव बीन अपडेटिंग माई सेल्फ रेगुलरली so that I am not sidelined, I am not marginalized. जब मैं आपसे कहता हूं कि जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चेंज, स्पीड, अनसर्टेनिटी। इसके साथ हमको सामंजस्य स्थापित रखना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमें आपको इस जनरेशन जेड को प्रोवाइड करना होगा न्यू नॉलेज, न्यू अपडेटेड नॉलेज, न्यू स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स एंड द न्यू वैल्यूज। एनईपी में इस बात को उठाने की कोशिश की गई है, सो दैट दिस जनरेशन, दिस न्यू जनरेशन कैन ग्रैब मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विच द ग्लोबलाइजेशन इज अशरिंग फॉर यू। आप उसमें फेल ना रहे, फेल ना हो जाए।
एनईपी में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स। पूरा आपका व्यक्तित्व का विकास आपका होना चाहिए। कैसे? थ्रू इनोवेटिव पेडागॉजीज, थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, थ्रू critical and creativity thinking, through technology assisted pedagogy। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या वास्तव में आप इस स्थिति से, इस दौर से गुजर रहे हैं? एक चीज को अब याद रखिए, द एरा ऑफ इन्वेंशंस हैज गॉन, टुडे इट इज अ वेव ऑफ इनोवेशंस। अगर इनोवेशंस आप में नहीं है, क्रिएटिविटी हम आपको दे नहीं पा रहे हैं, it will be very difficult to survive in this world. And innovation comes through imagination. Actually, as हम साइकिल को समझे, the imagination comes from reading. Imagination leads to innovations. Innovations and creativity leads to entrepreneurial skills. And entrepreneurial skills leads to income generations. And the income generation finally leads to higher quality of life and the better quality of life. यही हमारी अल्टीमेट जो हमको प्राप्त करना है। And that is why the national education policy laid emphasis on classroom pedagogies, जिसमें कहा गया कि every child, not few, every child must be allowed to imagine and innovate। हमें बच्चों को, यहाँ का अगर टीचर्स ट्रेनी बैठे हुए हैं, कहना चाहूंगा कि उन्हें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। उनको, बच्चों को एंगेज कराइए, बच्चों को एक्सप्लोर कराने का मौका दीजिए, सो दैट दे कैन इनोवेट। इनोवेशंस को हमें लाना है। एक और चीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंपॉर्टेंस दी गई है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हमारी जो जनरल एजुकेशन सिस्टम जो है, इट इज नॉट वेरी रबस्ट, बिकॉज वी परपिचुएट मीडियोक्रिटी, और बहुत ज्यादा रिजिडिटी है हमारे सिस्टम में। ये पहली बार ये कहा गया है कि हमें लचीलापन देना पड़ेगा, बच्चों को हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी थ्रू आवर करिकुलम डिजाइन। क्या कंटेंट वो पढ़ेंगे, how this curriculum will be transacted, and how this should be evaluated। जो evaluation की वर्तमान पद्धति है, क्या वो पर्याप्त है? तो इसके थ्रू हमें जो है बच्चों को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना पड़ेगा। तो दो चीज हमें कहना चाहिए, एनईपी में जो दो महत्वपूर्ण चीजें जो हमको स्ट्राइक किया है कि हमें बच्चों को इनोवेशन देना है और बच्चों को हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना है। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th। देखिए, पहले क्लास 10th तक आपकी कोर करिकुलम अप्रोच थी, सभी सब्जेक्ट आपके कंपलसरी थे। आपका नाउ यू कैन हैव योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम क्लास 9, एंड इट विल गो थ्रू एंटायर 4 years ऑफ इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एजुकेशन। अब वो जमाना खत्म हो गया जब कहते सब हम तो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई एम इन क्लास 11th। नो, ये जो सेपरेशन है ये आर्टिफिशियल है। नाउ दिस विल बी 4 years ऑफ इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें हमें बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना है। आदत है। श्योर मैम, श्योर। नमस्कार, हम डेंटल बाबी बीबीडी कॉलेज से हैं। मैम, आप खड़े हो जाओगे प्लीज? आज के दिन यू वांटेड ओनली फॉर टुडे, और यू वांटेड ऑलवेज वांटेड ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे। और आपने जो नेक्स्ट कैसे बता रहे हो? मैं पूरा ये पूरे रूम से लाई हूं। हां, लेकिन जो गाइड्स में तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं पर्पस में अवेयरनेस है। नमस्कार, हम लोग ना कौन से आए हैं? कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, और हम लोग हर एक डिपार्टमेंट से, और हम लोग सारे डिपार्टमेंट से एक आए हैं। हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए।
क्योंकि इस चीज की जो शुरुआत हुई अखिल जोत जो 2018 से हम लोग कर रहे हैं, हम इसका पार्ट है, क्योंकि सर हमारे एक प्रेरणा सूत्र बने कि हम सारे एक साथ बैठ के काम करते हैं। और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है सामुदायिक दंत चिकित्सा विभाग, जिसमें हम वैसे भी रेगुलरली कैंप्स करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ जो पेशेंट आए हैं तो पेशेंट बहुत खुश है और हम इनको कॉलेज बुलाएंगे और उनकी फ्री में ट्रीटमेंट होगी और ये सारा हो रहा है, इसका सारा श्रेय हम डॉक्टर अखिल दास गुप्ता जी को देंगे। और हम बहुत उनसे ग्रेटफुल है कि उन्होंने इसकी शुरुआत करी। अब ग्रेटफुल मैडम से है कि मैडम ने ये क्या बोलते हैं उसको, ये शुरुआत करी करने की, तो इससे हम सारे अपना योगदान दे सकते हैं इसको सक्सेसफुल बनाने में। थैंक यू सो मच। सबको अपने फाउंडर चेयरपर्सन अखिलेश दास के पुण्यतिथि के मौके पर, और इस कैंप में हम लोग दांतों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं और दूसरी अपनी मुंह में चमड़ी में जो बीमारियां होती है पान मसाला गुटखा तंबाकू वगैरह खाने से, तो वो चीजें भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके और समय पर उसका इलाज हो सके। सर, डॉक्टर अखिलेश दास जी का क्या विजन था, क्या मोटिव था, और इस अखिल जोत के पीछे क्या मोटिव है? जो हमारा प्रोजेक्ट हम बोलेंगे, एक समाज में अच्छे कार्य करने और उसको हर एक चीज को समाज के एक एक वर्ग तक पहुंचाने का एक मिशन है, जो हमारे कॉलेज चेयरपर्सन का भी मिशन था कि जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले जिससे वो समाज में ली जा सके। Vocational subject. Can these vocational subjects replace the mathematics so that he can be passed out and promoted in class 11th or 12th? These are the nitty-gritties that we need to give in a thought to. एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात भी हम उठा रहे हैं। क्यों नहीं बैगलेस डे हो, बच्चे क्यों ना एंजॉय करें हमारे स्कूलों में। आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया, हम लोग तो कुछ भी नहीं एंजॉय कर पाए, हमारी तो सिस्टम इतना रिजिडिटी था। क्यों ना बैगलेस डे हो, क्यों ना हम बच्चों को मौका दें इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, क्यों ना बच्चों को मौका दें लोकल आर्टिशंस, लोकल क्राफ्ट्समैन से वार्ता करने के लिए। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी जो है बात हो रही है। और तीसरी बात यह है कि टू लुक इनटू द एक्सीलरेटेड पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एल्सवेयर। हमें न्यू नॉलेज और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ नॉलेज नाउ इज रिड्यूसिंग वेरी फास्ट। जानते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ नॉलेज क्या हो गया है? Every 6 weeks knowledge are being increased or even double. We need to keep pace with that explosion of knowledge. तो इसको देखते हुए बच्चों को हमें लेटेस्ट नॉलेज इनपुट्स देना होगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक बच्चा जो है अभी क्लास 10th का जो है यूपी बोर्ड का इम्तहान दे चुका है और वो क्लास 11th में प्रवेश लेने जा रहा है। उसने कहा मुझे मैं CBSE स्कूल में एडमिट हो सकता हूँ। अच्छा टैलेंटेड बच्चा है। तो मैंने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा कि तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड द वर्चुअल रियलिटी? ये क्या चीज़ होती है, हमें तो नहीं पढ़ाया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, आज का बच्चा यदि साइबर सिक्योरिटी को नहीं जानता है, नैनो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, 9th 10th का बच्चा, इसकी गलती है। तो दिस लेटेस्ट नॉलेज इनपुट्स नाउ हैव टू बी बिल्ट अप इन ए रेगुलर मैनर इन आवर पॉलिसी। तो मेरा ये कहना है कि NEP ने जो है 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा है जहाँ तक करिकुलम डिज़ाइन और करिकुलम ट्रांजैक्शन की बात है। वन इज़ द क्वालिटी, दूसरा इज़ द मॉडर्नाइजेशन और तीसरा इज़ द डाइवर्सिफिकेशंस। तो नेचुरली जब हम करिकुलम डिज़ाइन और करिकुलम एवोल्यूशन में और करिकुलम ट्रांजैक्शन में हम परिवर्तन करेंगे तो उस जो एग्जामिनेशन है, जो करिकुलम एवोल्यूशन है, उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। Now there will be focus on the formative assessment.
formative assessment, continuous assessment, assessment of learning, assessment for learning and assessment as learning. ये तीनों को हमें जो है ध्यान में जो है रखना पड़ेगा. And all aspects of cognitive, affective, socio-emotional and psychomotor domains now will be taken into account while evaluating the child. केवल cognitive पर नहीं करना है. अरे तुम तो 90% के बच्चे हो, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, एक बच्चे को 50% मिल रहा है, पर very good football player, very good Yamini Krishnamurti, but still we are not recognizing their values, their contribution. ये नहीं चलेगा. जब हम कहेंगे all aspects of the psychomotor domains and the affective domain and the socio-emotional domain will also be taken into account while evaluating the child. आने वाले दिनों में अब टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन भी परिवर्तन होगा. रोट लर्निंग खत्म, आप हॉट्स आएंगे. हॉट्स उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. बहुत हो गया मॉट्स. मॉट्स जानते हो ना, MOTS. मॉट्स से हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे, हमारे टीचर्स कंफर्टेबल थे, हमारे स्कूल कंफर्टेबल थे, हमारे बच्चे तो कंफर्टेबल थे. मॉट्स है मोर ऑफ द सेम. नाउ दिस मॉट्स विल बी चेंज टू हॉट्स, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. अच्छे आपको ये सब परिवर्तन जो हम निकट भविष्य में जो हम देख रहे हैं, जो आने की बात आ रही है. एंड नेक्स्ट इज दैट यस, आने वाले दिनों में अब ब्लेंडेड लर्निंग आएगी. अभी तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इतना तेजी से परिवर्तन लाएगा. देखिएगा 3 to 5 years में आवर एंटायर क्लासरूम ट्रांजेक्शन नाउ विल बी चेंज्ड. ब्लेंडेड लर्निंग आएगी, रियलिटी होगी. जब ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहे हैं तो नेचुरली द करिकुलम प्लानिंग की आवश्यकता होगी. हमें करिकुलम प्लानिंग करना पड़ेगा, एज ए टीचर्स को जो देखना पड़ेगा, सो दैट द करिकुलम्स आर नॉट ओनली कवर्ड बट प्रॉपरली डिस्कवर्ड ऑल्सो, विच इज नॉट हैपनिंग इन आवर स्कूल सिस्टम. टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आ रही है. देयर विल बी ऑफ कोर्स मैसिव टीचर्स ओरिएंटेशंस प्रोग्राम भी आएगा. अब ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस हमें बच्चों को लेना है, बच्चों से लेने होंगे. इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैसे विद्यालय का हो. आई हैव येट टू सी ए, ऑफ कोर्स विथ नॉट, किसी प्रति हम कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, बट ए गुड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का स्कूल हमें लखनऊ में भी देखने के लिए हम देखते हैं. कहाँ देखे थे? आई हैव सीन सम ऑफ द इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का स्कूल्स इन दिल्ली. तो हमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की डेवलप करने की आवश्यकता होगी. हमें प्रत्येक बच्चों की इमोशनल एम्पावरमेंट और फिजिकल वेलबींग की आवश्यकता होगी. उन्हें हमें प्रदान करना होगा. ये आपके हम बच्चों के हम आपके इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहे हैं. इसमें केवल इतना ही कहना चाहेंगे, हायर एजुकेशन में, कि if there are 800 universities now in India and about the 40,000 colleges, now this needs to be converged into around 15,000 large, well-resourced, dynamic, vibrant, multidisciplinary institution में हमें गठित करना होगा. स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम की भी बात आने जा रही है. संक्षेप में हमें कहना चाहेंगे कि टीचिंग एज ए प्रोफेशनल कैरियर एंड टीचर्स एज ए प्रोफेशनल फोर्स हमें लाना है. ये हमने कभी सोचा नहीं है. 68 के सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. भारत माता की जय. माता की जय. अब हम लोग राष्ट्रगान करेंगे. खड़े रहे, कितना कोई बैठे रहे, वो खड़े रहेंगे. माइक कहाँ? अभी गेम सारी खेलेंगे, नहीं कोई, हम भी खेलेंगे, हम झूठ नहीं बोले. यहाँ से सब लोग एक एक गेंद लेकर आना है. इतनी हाइट ठीक है. आप साइड इधर
बीबीडी के साथ बच्चे नहीं रहेंगे टेंट के अंदर, प्लीज नहीं हो जाएगा। बीबीडी के जितने भी स्टूडेंट हैं टेंट के अंदर रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। Nerve of the audience and how smoothly he eased out the anxiety and made them listen to him attentively. So thank you, sir. And now that we are short of time, I would like to invite 2 or 3 questions from the students. So they can ask quickly. Yes. And there are BEd students who are willing to ask few questions. So yes, the mic can be given here. The other students, 2 or 3 questions since we are short of time. Good afternoon. Myself Aliza Fatima and I am a first year student of Bachelor of Education. My question would be that will the existing primary, high school and secondary school structure have to be reorganized when the 5+3+3+4 system is implemented? And if so, then how are we going to proceed? How are we going to implement it? How are we going to implement this pedagogical framework? Please use mic so that your question is heard properly. Sir. हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है. You have said that new pedagogical framework 5+3+3+4 को कैसे हम implement करेंगे and how we will proceed further. That's fine, very good. देखिए अब आप बैठ लो, आप गॉट योर पॉइंट. देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब तक आपका जो था 12 वर्षीय आपकी स्कूली शिक्षा 10+2 सिस्टम था. इसको बदल के आपने 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में परिवर्तन किया है और उसको भी आपने बांटा है कि द फर्स्ट 5 ईयर्स जो होगा स्कूलिंग की, यानी 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूलिंग एंड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, ये आपका फाउंडेशनल स्टेज होगा जिसमें आपके बच्चों को हमें जो है फाउंडेशनल स्किल्स हमें प्रोवाइड करना है. इसमें इम्प्लीमेंट करने में एक दिक्कत आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स को हमें काफ़ी फेस करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वी कैन प्रोवाइड दिस फाउंडेशनल स्टेज इन द सेम कैंपस. अभी भी हमें 3 ईयर्स जो प्री प्राइमरी है उसको देने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की हमें हेल्प लेना पड़ेगा. बट इन ए प्राइवेट स्कूल वी कैन प्रोवाइड इन द सेम कैंपस द 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बशर्ते जो फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होगा, 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी एंड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑफ द एलिमेंट्री, इसके लिए हमें सेपरेट ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, सेपरेट हमें स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी. इसलिए पड़ेगी कि ए 3+ और ए 4+ चाइल्ड कैन नॉट स्टडी इन द सेम कैंपस
with 17 plus and 18 plus adult. ये कठिनाई आएगी, तो हमें उनके लिए अलग से ब्लॉक देना पड़ेगा, अलग से स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग से उनको करना पड़ेगा. But we can provide, the private schooling system can provide in the same campus this 15 years of schooling. एक चीज मैं कहना चाहूँगा, why this 15 years of schooling was felt necessary? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? दो कारण से. एक तो जो बच्चे हमारे फॉरेन किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की बात के लिए सोचते थे, वहाँ ये कहा जाता था कि you need bridge courses because you have less years of schooling. वहाँ हम जब कहते थे 12 वर्षीय स्कूलिंग है, तो इन some of the countries they have 14 years of schooling, they have 15 years of schooling. तो हमारे बच्चों को जो है वो ब्रिज कोर्सेज जो है करने के लिए आवश्यकता होती थी. That will help those students. Number 2, एक हमारे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स में और प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स में बहुत गैप था. बिकॉज इन ए गवर्नमेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 1 में प्रवेश करते थे डायरेक्ट, और ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चा जो है वो नर्सरी में एडमिशन लेता है या प्री नर्सरी में एडमिशन लेता है. तो बाय द टाइम ए स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स क्लास 1 में पहुंचता है, उसकी लर्निंग में उसके काफ़ी जो है उसमें उसकी स्ट्रेंथ आ जाता है. तो ये जो क्लास 1 में एक लर्निंग गैप बिटवीन ए गवर्नमेंट स्कूल एंड ए बिटवीन प्राइवेट स्कूल जो शुरुआती दौर में मिलता है, वो पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल एजुकेशन में चलता रहता है. और ये पाया गया है कि इन मेनी ऑफ द केसेस दैट इज वाई प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स जो है एक्सेल एंड गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट जो कुड नॉट कोप अप विद द सिचुएशन. तो ये दो चीज़ की जो इमीडिएट फ़ायदा होगी, जिसके कारण से 15 ईयर्स स्कूलिंग की जो है बात की गई है. इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. ओनली प्रॉब्लम जो आएगा दैट इज 4 years ऑफ इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एजुकेशन. ये एक डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अब आप नहीं कर पाएंगे कि यू आर इन हाई स्कूल, यू आर इन इंटरमीडिएट. आप तो कहेंगे यू आर इन ग्रेड 10, यू आर इन ग्रेड 12. इसमें 9 to 12 में ये डिफिकल्टीज अब आएगी कि नाउ देयर विल बी मॉड्यूलर कोर्सेज. You may have to handle not just 5 or 10 subjects. You may have to handle as many as 24 subjects. Modular courses होंगे. Every 6 months you may have to appear in a certain evaluation process. और जो flexibility की बात हमने कही है secondary education में, how to provide the absolute flexibility in a school जहाँ पर infrastructure की limitations है, जहाँ पर manpower की teachers की limitations है, तो हम एब्सोल्यूट जो है आपके फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्लास 9, 10, 11, 12 में नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज बोथ इंफ्रास्ट्रक्चरली एंड एज वेल एज द मैन पावर. ये थोड़ी बहुत हिकअप आएगी, बट दीज आर ऑल सेकेंडरी इश्यूज. प्राइमरी इश्यूज ये है कि वी नीड टू हैव ए 15 years ऑफ स्कूलिंग एंड वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द विल ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट इन आवर स्कूल एजुकेशन. Thank you, sir. And one last question. Quickly, yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Myself, Achal Singh. My question is, how will the role of universities change when the colleges become autonomous? See, the change will be for better. If you look at the global universities all across the world, normally affiliation का system ज़्यादातर अच्छी universities में आपको नहीं मिलता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ अभी 4 जिलों में हरदोई, लखीमपुर एट्सेट्रा जोड़ दिए गए, which added around 350 colleges with us. Now that is likely to compromise academic standards for the university. ये जो autonomous university का colleges का concept है, ये हर college को, क्योंकि local level पे शायद administration बेहतर हो सकता है, तो उन colleges के लिए भी बेहतर है, और निश्चित तौर पर जो universities हैं ये शायद ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी. See, this century, the 21st century is the age of knowledge. नॉलेजेस क्रिएट होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है आईआईटीज़ में. हम जहाँ पर ख़ास तौर पे पिछड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ख़ास तौर पे या देश जो पिछड़ रहा है, आपको इस देश में ट्रू सेंस में इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स हिंदुस्तान में नहीं दिख रहे. आपको बहुत अच्छे इंजीनियर्स दिख रहे हैं जो ग्लोबली अक्लेम्ड है. उसका बड़ा कारण है कि हम यूनिवर्सिटी में उस तरीके के एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं ला पाए. ये जो नया कंसेप्ट है, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे, तो शायद हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो कर पाएंगे, और शायद आने वाले समय में जो एज ऑफ नॉलेज का इंजन है वो आप यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हुए देखेंगे. इफेक्टिव गवर्नेंस होगी, वो दूसरा कंट्रीब्यूशन होगा. Okay, so that's all for the questions, and I would like to wrap up with that. And
There Yes. is a gender disparity मैं देख रहा हूँ. दोनों questions जो है वो आपके ladies गर्ल्स से आए हैं. Boys remain silent as usual and as normal. ठीक है सर, एक लड़के को हम जरूर मौका देंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात टाले. So can we have a question from a gentleman please? अच्छा, ये भी सही है. Very rightly said. Very apt. So can we have a gentleman asking a question to the Dr. Gandhi please? Yes. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. My name is Shivam from BEd department last year. Sir, my question is that how 6th standard. My question is that how will we implement vocational training in 6th standard? Okay. Yeah, thanks for that question. So basically, you're absolutely right that the new education policy, national education policy, has this quite important recommendation that we need to move more towards vocationalization of education. However, it is not a very heavy requirement. They say that for 2 weeks in a year, every child should learn some kind of a trade or some kind of a skill that is of a vocational nature. Of course, providing that will require schools to adapt their provisioning, their facilities. They will need to bring in, bring to their school those individuals who can provide some sort of a thing. They might bring a potter, they might bring a weaver, they might bring somebody who can do forging, somebody who can teach knitting, embroidery. A whole range of different types of vocational skills can be taught. I think that the intention is a very good one, which is, you see, even in the National Education Policy, even in the Right to Education Act, if you look at the schedule of the Right to Education Act about what kinds of teachers have to be provided, at the junior level, okay, at the grade 6, 7, and 8 level, there's a very interesting thing there. It says that you have to provide a teacher for a part-time teacher for what they call work education. It is a very interesting concept for me. I'd never heard of this thing before. Something known as work education, which I interpret to mean vocational education. So even as far back as 2009, the year in which the Right to Education Act was enacted, this idea that there should be some vocationalization. Because see, theoretical learning only gets you so far. It's good to familiarize children right from a young age with some form of skill or art or craft. Now, my child grew up in England, and right from a very young age, they had a subject called Design and Technology, D&T, from a very young age. So I remember when he was maybe about 8 years old, in the Design and Technology class, what they had to do, sometimes they had to do some pottery, sometimes they had to do some soldering. So, they were given goggles when they were doing soldering. Soldering a bit of iron, joining together 2 pieces of iron with a bit of laser-held heat source, right? So at the age of 7, 8, 9, they taught them cross stitches, like some stitching, how to do that. Some knitting they taught them cycling, they taught them typing. So a whole range of skills right from a very, very young age. I remember that one of the things that he was asked to do, probably again where he was maybe 7 or 8, was every single child was given a hanger, the hanger in which we hang our clothes in a cupboard. Every child was given a wire hanger, an aluminium wire hanger. And they were asked to undo it, make it into a long, a piece of metal, and then to reshape it into a shape of any kind of bird, right? So it's not heavy requirement of vocational training, but it triggers the child's imagination, their creativity, their motor skills, and their ability to think about how to apply that knowledge in some domain or another. Also their familiarity with the world of work, because then they realize that there are people whose livelihoods depend on this kind of art or craft or vocation. So I think it's a thoroughly fantastic thing that they should be doing, but of course it has some resourcing implications for schools. मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा शिवम. You have raised a good questions. देखिए हमारी जो vocational education की जो stage by implementation होगा बड़ा gradual होगा. हम 6, 7, 8 में हम vocational awareness program हम देना चाहेंगे
ठीक है ना। फिर हम 9th-10th में उसको ले जाएंगे प्री वोकेशनल कोर्सेज के रूप में, और फिर हम 11th-12th में ले जाएंगे एक्चुअल जो वोकेशनल ट्रेड्स की बात हो रही है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन देख लो, जो हम जब स्टूडेंट्स आपके क्लास 6-7 में थे तो हमको एक चीज़ कहा जाता है, उसको SUPW कहा जाता था, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, और हम लोगों ने किए हैं उसको। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इतना ज़्यादा कॉग्निटिव नॉलेज हेड पर ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि हमारी जो एक्टिविटी स्कूल एजुकेशन में हैंड्स और हार्ट के साथ होना चाहिए था वो सब मिसिंग होता गया, और ऑल नाउ फोकस्ड ऑन टू द टेक्स्ट बुक लर्निंग, उसको हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं। तो देयर इज नो डिफिकल्टी, हम वोकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, बच्चों को अवेयर कराएंगे वाई वोकेशनल इज सो इम्पॉर्टेंट, उसमें हम 3-4 ट्रेड्स के बारे में बताएंगे, फिर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हम क्लास 9th में करा जाएंगे प्री वोकेशनल कोर्सेज के रूप में, फिर 11th-12th में हम ले जाएंगे। ओके, Thank you, sir. Thank you. So, I would like just to conclude the most enthralling and the interesting and the inciting session we had. And we talked about the flexibility and the fluidity and the culture of inclusion. Herein we just observed the fluidity and the flexibility, wherein had a philosopher and a bureaucrat and an economist and a development and the school principal all coming together and throwing light on NEP and its features in an interesting way and giving the practical suggestions. We're indeed thankful to you, ma'am, sir. And as Ganguly sir said that in Lucknow we cannot end up without the shairi. Though Chandra sir is gone, but being a teacher, how can I not quote the line of Khalil Gibran that what is a teacher? No man can reveal to you all that which already lies half asleep in the dawning of your knowledge. A teacher is indeed wise. He does not bid you enter the house of wisdom, but rather leads you to the threshold of your own mind. The astronomer may speak to you of his understanding of space, but cannot give you his own understanding. A musician may sing to you, but cannot give you the ear and give you the rhythm nor the voice which echoes it. For the vision of one man lends not its wings to other man. And even as each one of us stand alone in God's knowledge, so must each one of us be alone in his knowledge of God and understanding of earth. So we all have understood the features of the NEP, but it's all up to us to understand and apply and learn from it. That's it. I give the baton to the Incas. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much to all the panel members and to all the dignitaries for the panel discussion. I would like to invite Chairperson ma'am, respected Akhilesh Das ma'am, to please come up on the stage and present the mementos to the dignitaries. Can we have a round of applause, everyone? First of all, I would request Chairperson ma'am to please present the memento to Dr. Geeta Gandhi ma'am. A huge round of applause, please. Now I would like to request respected Chairperson ma'am, Dr. Akhilesh Das ma'am, to present the memento to Professor Dr. Arvind Mohan sir. Huge round of applause. I would request ma'am to please hand over the memento to Dr. Mr. Ashok Ganguly sir. Last but not the least, I would love to invite on the podium Dean Students Welfare, respected Rizvi sir, to please come up and give the vote of thanks. Respected Honorable Chairperson ma'am, Vice President ma'am, Madam Devanshi, eminent speakers, Dr. Ganguly, Dr. Geeta, Dr. Arvind Mohan ji, all the director, deans, HODs, faculty member,
and my dear students. ये प्रोग्राम 12 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया था, जो हमारी चेयरपर्सन का एक इनिशिएटिव था कि हम हर साल इसमें 10-12 एक्टिविटीज़ करेंगे जो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी और एजुकेशन पे बेस्ड होंगी, और वो हम लोग करते आए हैं अखिल ज्योत के नाम से। ये 5th उसकी एनिवर्सरी है, और इस बार ये एक नया इनिशिएटिव लिया। ये मैम का ही था कि NEP 2020 पर हम एक ग्रुप डिस्कशन कराएं और पैनल डिस्कशन करें और एमिनेंट स्पीकर्स को इनवाइट करें, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए, और बहुत ही बिजी पर्सन्स हैं सभी लोग, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, BBD ग्रुप की तरफ से, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ आए, और हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम और जो लोग भी लगे हुए हैं इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सबका शुक्रिया। और लास्ट में मेरा सबसे बड़ा शुक्रिया है स्टूडेंट्स के लिए कि आप सब, मुझे मालूम है थोड़ा सा प्रोग्राम में डिले हुआ है, आप 9:30 पे आपने 9 पर रिपोर्ट किया था और 9:30 पे आके बैठ गए थे, और फिर वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर अली देने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे लास्ट में दे दिया, क्योंकि डॉक्टर अशोक गांगली जी ने एक माहौल पैदा कर दिया कि लखनऊ है तो बग़ैर शेर के एंड नहीं होता, और यहाँ की भी कुछ ऐसी परंपरा है डॉक्टर साहब कि कोई भी प्रोग्राम होता है स्टूडेंट का तो हम उसका एंड शेर से ही करते हैं। तो ये NEP के लिए, और जो ये NEP की टीम है और जो बच्चे इसमें आगे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ एक शेर है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, जो मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, जो मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो, यूँ तो पत्थर की एक चोट से हर शीशा टूट जाता है, यूँ तो पत्थर की एक चोट से हर शीशा टूट जाता है, कोई ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर तोड़ दे, कोई ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर तोड़ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक्स कहता हूँ सबसे, और हमारे जितने भी डायरेक्टर, डीन्स और फैकल्टी हैं, उनके लिए एक हाई टी का अरेंजमेंट भी है, आप वहाँ तशरीफ ले चलें और उसको एंजॉय करें। और बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बेटा ये सबकी गाड़ी चाबी
अभी नहीं हो रहा, लंच हो गया।